प्रिय मित्रों, एक पाठक से बातचीत करते हुए, जो पाठक मुझे अति प्रिय हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ न अपने कमेंट मेरे हर सेशन पे ज़रूर लिखते हैं। पिछले सेशन में उनसे इसी पे कुछ लिखित में वार्तालाप हुई और मैंने ये महसूस किया कि एथिक्स एंड साइंस, विज्ञान और एथिक्स पे कुछ कहना बहुत आवश्यक है, खास करके आज के समय में। उसी निमित्त जब मैं सोचने लगा तो मैंने सोचा कि उससे पहले एक कोई आपको रेफरेंस या एक केस जिसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो, रोज़मर्रा के काम में एथिक्स इन्वॉल्व हो और कैसे साइंस का, विज्ञान का दुरुपयोग किया जा सकता है, वो भी मेडिकल साइंस में, उसके बारे में बताऊं, जिससे कि आप समझ सकें। फिर उसके बाद हम साइंस और एथिक्स पे प्रॉपर पे बात करेंगे। यह घटना स्पेन की है, यूरोप की है। एक डॉक्टर पाओलो मैचेरी ने, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से अपनी डिग्री ली मेडिकल की, जो एमबीबीएस डिग्री या यूएसए की एमडी डिग्री के बराबर थी, और उसके उपरांत उन्होंने एमएस सर्जरी में किया उसी यूनिवर्सिटी से, यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी किया। और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में 2 साल तक वहाँ पे उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का काम भी किया, 90 से 92 तक। उसके बाद उन्होंने ब्रिमिंघम यूनिवर्सिटी से एक क्लिनिकल रिसर्च में और स्टैटिस्टिक्स में डिप्लोमा लिया। एक सर्टिफिकेट कोर्स भी उन्होंने किया कार्डियोथोरेसिस सर्जरी में, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस में आकर के वो डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिस सर्जरी में एक सर्जन की तरह, थोरेसिक सर्जन की तरह वहाँ पे काम करते रहे। और ये काम उन्होंने 94 से लेके 97 तक वहाँ पे किया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक जर्मनी के हैनोवर जो वहाँ पे मेडिकल स्कूल है, उसमें भी उन्होंने काम किया। 99 से 2004 तक वहाँ पे उन्होंने काम किया। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना स्पेन में आ गए 2004 में, और वहाँ पे आकर के वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बन गए, चीफ इन्वेस्टिगेटर बन गए, जिसमें काफ़ी अच्छी उनको फंडिंग भी मिली। अब यहाँ पे आके हुए उन्होंने एक ऑपरेशन किया स्टेम सेल से। एक औरत थी, एक लेडी थी, उनको ट्यूबरकुलोसिस थी, टीबी की बीमारी थी, सांस की नली में भी, और उनका एक फेफड़ा ट्यूबरकुलोसिस से बेकार हो चुका था। सांस लेने में उनको काफ़ी दिक्कत थी। तो इन्होंने उनको कहा कि मैं आपकी जो श्वास की नली है उसकी जगह पे नई नली लगा दूंगा, स्टेम सेल को ग्रो करके, स्टेम सेल से बनाकर। वो एग्री कर गई। इन्होंने एक कैडेवर डोनेशन में भी इन्होंने कुछ ट्रेनिंग ली हुई थी, और कैडेवरिक डोनेशन लेकर के और उसकी सांस की नली निकाल करके और उसको केमिकली ट्रीट किया, दूसरी यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया, और उसकी जितने ऊपर एपिथेलियल सेल थे, जो सेल्स थे, उसको सबको हटा दिया उसने। और फिर इनके बोन मैरो से
स्टेम सेल लिए पेशेंट के, और उसने क्लेम किया कि वो इस ट्रेकिया पे, जो फॉरेन ट्रेकिया है, किसी और का ट्रेकिया है, उसका ट्रेकिया नहीं है, उसके ऊपर यह स्टेम सेल ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद में क्योंकि उनके ऊपर सेल होंगे तो वो उसी पेशेंट के सेल होंगे, तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, उसका कोई रिजेक्शन नहीं होगा। ऐसा ही उन्होंने किया, उस पे सेल ग्रो किए, और ग्रो करने के बाद में उन्होंने उसको, उनका असली ट्रेकिया निकाल करके वह ट्रेकिया उसमें लगा दिया। इमीडिएटली उनको बहुत रिलीफ मिला, लेकिन कुछ समय बाद उनकी कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु हो गई। इस तरह के 3-4 ऑपरेशन और हुए और उनका बहुत नाम हो गया। उनको इवन जो नोबेल प्राइज़ की कमेटी रहती है वहाँ से भी अप्रिसिएशन मिला, अखबारों में सब जगह। वो एक एस्टेब्लिश्ड सर्जन हो गए और स्टेम सेल की इतनी हाइप हो गई। ये उन्होंने किया 2008 में पहला ऑपरेशन। कैस्टिलो करके एक लेडी थी, उनके ऊपर उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। तो उनका नाम बहुत फेमस हो गया। क्लॉडिया कैस्टिलो पेशेंट का नाम था, और उनका पेशेंट और ये दोनों, पाओलो, दोनों बहुत मशहूर हो गए, फेमस हो गए विज्ञान के क्षेत्र में। जो भी 3-4 पेशेंट्स में उन्होंने किया, कुछ लोग कहते हैं 8 पेशेंट थे, कुछ कहते हैं 4 पेशेंट थे, वो सब की डेथ हो गई। इसलिए इन पे इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन जब हुआ, मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन में करने वालों ने बताया कि साहब ये सब एक फ्रॉड था। उन्होंने कोई स्टेम सेल से ट्रेकिया ग्रो नहीं किया था। ट्रेकिया का जो वो बता रहे हैं कि जिस ढंग से किया, हालांकि 2 उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उसमें एसोसिएट की थी, लेकिन वह सब एक फ्रॉड था। और कुछ लोगों का, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है क्योंकि पब्लिकेशन में कहीं नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों के न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि वह बहुत ही थिन प्लास्टिक का, नॉन रिएक्टिंग प्लास्टिक बना करके, कुछ ऐसा बना के, और उसकी बहुत ही थिन लेयर उनके ऊपर लगाता था, ऐसा कुछ लोगों का क्लेम था। और वो लगा करके उससे एक बार तो एकदम से सांस अच्छा आता था, लेकिन तुरंत ही उसका, क्योंकि आर्टिफिशियल है, उसका रिजेक्शन हो जाता था। जो कुछ भी है, ये सारा एक फ्रॉड था। उन्होंने इस पे पेपर भी छापे, और मेडिकल विज्ञान में क्षेत्र में उनका नाम भी बहुत हुआ। लेकिन अंत तो कत्वा ये सारा का सारा एक फ्रॉड निकला। तो वो वहाँ से, और उन्होंने जो हॉस्पिटल था वहाँ पे वो ऑनररी प्रोफेसर थे, उन्होंने तुरंत उनको निकाल दिया। वहाँ से वो कजान में चले गए। कजान यूनिवर्सिटी में कुछ दिन काम किया, वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। जब उनको पता चला कि इस तरह से इनका जो बायोडाटा है वो सारा फ्रॉडलेंट है, तो वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाए, तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब वो कहाँ, ये पता नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि यह एक सबसे बड़ा स्टेम सेल का फ्रॉड था। और इसने स्टेम सेल से इतनी उम्मीदें जगा दी कि हर कोई, हर व्यक्ति, हर मेडिकल कॉलेज में एक स्टेम सेल का डिपार्टमेंट खुल गया। लोगों को लगा जैसे हर चीज़ स्टेम सेल से ठीक हो जाएगी। कोई क्लेम करने लगा मैं नर्व्स ग्रो कर लूँगा, कोई कहने लगा मैं बोन ग्रो कर लूँगा, कोई कहता मैं ये ग्रो कर लूँगा। और एक बहुत सारी फर्जी उम्मीद मेडिकल क्षेत्र में स्टेम सेल के प्रति चलती रही। हमारी एम्स में भी बड़ा न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, दूसरे अखबारों में बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकली इसकी। ये भी 2008-9 के आसपास की बात है, उसके आसपास ही बात है। क्योंकि सबको एक बहुत सी उम्मीद नज़र आई कि शायद हम स्टेम सेल से हर चीज़ दोबारा रिक्रिएट करके
और जो बीमार चीज़ है उसको निकाल के उसको ग्रो करके रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन यह सब एक हाइप थी, और जिस हाइप में डॉक्टर पावलो का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने इसको करके दिखाया था। ऐसा ही चाइना में भी एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी किया। तो कई कंट्रीज से बाद में पता चला कि फॉल्स क्लेम या फॉल्स स्टडीज़ करके लोगों ने एक स्टेम सेल की बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेम सेल थेरेपी नहीं है, स्टेम सेल थेरेपी अपनी जगह पे है, वह एक वैज्ञानिक मेथड है, वह एक मेडिकल मेथड है। लेकिन जिस तरह की एक हाइप पहले नज़र आई थी 2008-9 में, वह हाइप जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। लोगों ने हर जगह पे, हर चीज़ पे स्टेम सेल को एक रामबाण दवा, रामबाण टेक्निक, रामबाण मेथड के रूप में जो प्रोजेक्ट किया, वह एक बहुत बड़ी हाइप थी। और उसका मुख्य कारण ये केस थे जो उन्होंने वहाँ स्पेन में बार्सिलोना में किए, और जो काफ़ी पब्लिसाइज भी हुए और साइंटिफिक एडमिरेशन भी मिला। लेकिन बाद में पता चला कि वह ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो क्लेम कर रहे थे। उन्होंने सारे अपने पब्लिकेशन और पेपर्स को रिट्रैक्ट यानी कि वापस लिया उनको, और ये कहा कि ये स्टडीज़ ठीक नहीं हैं। बाकी उन पे एक्शन वगैरह हुआ, जो एथिकल कमिटीज़ होती हैं उनमें कंप्लेंट्स हुई। उनके यूनिवर्सिटी ने, अपने कजान यूनिवर्सिटी ने भी उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी। बार्सिलोना में जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे उन्होंने भी टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरह से वो आजकल क्या कर रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये केस जो क्लॉडिया कैस्टेलो का केस है, और दूसरे केसेस भी, दूसरे 4-5 केसेस भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जहाँ पे एक फॉल्स क्लेम मेडिकल साइंसेस के किए गए थे। तो इस तरह से जो एथिकल इशू जो हैं या मेडिको लीगल इश्यूज जो हैं मेडिसिन में और साइंस में, जितने भी साइंटिफिक इशू हैं, उनका लीगल कंसिडरेशन और एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एथिकल या लीगल, मेडिको लीगल या साइंटिफिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस का उस पर कंट्रोल नहीं होगा, तो या लीगल साइंसेस का उस पर कंट्रोल नहीं होगा, तो वो बहुत से गलतियां कर सकते हैं। कई बार जो साइंस के फैक्ट्स हैं उनका मिसयूज भी हो सकता है, मानव के हित में नहीं, जो मानव के लिए हितकार सिद्ध होगा। तो इसलिए साइंटिफिक एथिक्स की, मेडिकल एथिक्स की, रिसर्च एथिक्स की आज के तारीख में जितनी आवश्यकता है उतनी कभी नहीं रही। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।